हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश प्रोस के अंतर्गत दोस्तों इसके फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश प्रोस सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों ए लेटर टू गॉड का। ठीक है दोस्तों, और जिसके दोस्तों राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। तो दोस्तों आइए पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं इस चैप्टर का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, ए मीन्स दोस्तों एक होता है, लेटर मीन्स पत्र होता है, और टू गॉड, गॉड मतलब ईश्वर है, भगवान होता है। यानी एक पत्र ईश्वर के लिए या फिर ईश्वर के लिए एक पत्र, या फिर आप कह सकते हैं ए लेटर टू गॉड को दोस्तों ईश्वर के लिए एक पत्र, है ना दोस्तों, या ईश्वर के नाम एक पत्र। ठीक है दोस्तों, और जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। तो आइए दोस्तों पहले थोड़ा बहुत अबाउट द ऑथर अर्थात लेखक के बारे में जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दोस्तों बुक है ये राजीव प्रकाशन की है। तो दोस्तों उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट दी ऑथर, अबाउट मीन्स दोस्तों बारे में होता है, ऑथर मतलब लेखक, यानी लेखक के बारे में अर्थात जी.एल. फ्यून्स के बारे में। आइए दोस्तों इससे पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं अबाउट दी ऑथर। अबाउट मीन्स दोस्तों बारे में होता है, ऑथर मीन्स लेखक, यानी लेखक के बारे में अर्थात जी.एल. फ्यून्स के बारे में। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। दोस्तों ऑथर मीन्स लेखक होता है, स्टोरी मीन्स कहानी या कथा भी कर सकते हैं। ए लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए एक पत्र, यही आपका तो चैप्टर का नाम है। इज रिटन मतलब लिखा गया है बाय जी.एल. फ्यून्स, यानी ए लेटर टू गॉड नामक कहानी जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखा गया है। He was one of the greatest writers of that time। तो ही मतलब दोस्तों जी.एल. फ्यून्स की बात हो रही है। ठीक है, was one of the greatest, greatest मतलब दोस्तों सबसे महान होता है, यानी सबसे महान में से एक, है ना। राइटर्स मतलब लेखकों में से, of that time मतलब उस समय के अर्थात अपने समय के। ठीक है, तो ही was one of the greatest writer of that time, वह अर्थात जी.एल. फ्यून्स उस समय के अपने महान लेखकों में से एक थे, या सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक थे। He was a Mexican poet, novelist and also journalist। तो दोस्तों मैक्सिकन मतलब मैक्सिको के, दोस्तों ये देश पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। पोएट में इसका भी होता है, नावलिस्ट मतलब उपन्यासकार, और जर्नलिस्ट मतलब दोस्तों पत्रकार। ठीक है, तो ही वाज अ मैक्सिकन पोएट, वह अर्थात जी.एल. फ्यून्स मैक्सिको के एक कवि, उपन्यासकार और एक पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। द स्टोरी मतलब दोस्तों कहानी, यानी जो ए लेटर टू गॉड की कहानी है। रिवॉल्व्स मतलब दोस्तों घूमती है, अराउंड मतलब चारों तरफ या आसपास कर सकते हैं। द आइडिया मतलब विचार होता है। हैविंग अनक्वेश्चनेबल मतलब दोस्तों अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल तो मतलब प्रश्न करने को होता है, अन लग गया है, तो अनक्वेश्चनेबल मतलब निर्विवाद रूप से, अर्थात जिसमें कोई प्रश्न ही ना उठा सके, है ना। यहाँ से मतलब दोस्तों अटूट से मतलब है। फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड मतलब ईश्वर में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, यानी द स्टोरी इन कहानी अर्थात ए लेटर टू गॉड की कहानी ईश्वर में या भगवान में निर्विवाद रूप से विश्वास के चारों तरफ घूमती है, या फिर आप कह सकते हैं इस कहानी में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को दिखाया गया है, ये भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अबाउट द लेसन यानी पाठ के बारे में। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ इन ए फार्मर इन गॉड। द स्टोरी यानी कहानी, ए लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए एक पत्र या ईश्वर के नाम एक पत्र। डिपिक्ट्स मतलब दोस्तों प्रदर्शित करती, अनवेवरिंग मतलब अटूट, फेथ मतलब विश्वास, ऑफ ए फार्मर मतलब एक किसान का, इन गॉड मतलब ईश्वर में अर्थात भगवान में। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के लिए एक पत्र या फिर ए लेटर टू गॉड नामक कहानी जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई है। डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड, और यह एक किसान के ईश्वर में या भगवान में अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है, या फिर कह सकते हैं कि अटल विश्वास को वर्णन करती है। ठीक है, इट बिगिंस विद ए फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग ऑफ ए रेन शावर टू नॉरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। तो इट बिगिंस मतलब प्रारंभ होती है, विद ए फार्मर मतलब किसान से, नेम्ड लेंचो जिसका नाम लेंचो था। एक्सपेक्टिंग मतलब दोस्तों आशा करना, उम्मीद करना, तो आशा कर रहा था। फॉर ए रेन शावर मतलब बारिश का। टू नॉरिश, नॉरिश मतलब दोस्तों पालन पोषण अर्थात कह सकते हैं सिंचाई के लिए। हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, तो कॉर्न मतलब दोस्तों यहाँ पे अनाज अर्थात मक्के, है ना। फील्ड ऑफ कॉर्न दिया था, नहीं कह सकते हैं मक्के की फसल, है ना। तो इट बिगिंस विद ए फार्मर नेम्ड लेंचो, यह अर्थात जो कहानी ए लेटर टू गॉड है, यह एक लेंचो नामक
किसान से प्रारंभ होती है। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शावर टू नॉरिश, वह अर्थात लेंचो अपने मक्के की फसल की सिंचाई के लिए वह बारिश का उम्मीद कर रहा है या फिर बारिश की आशा कर रहा है। ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू एल्ड हिज ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब दोस्तों विश्वास होता है ना, दैट की हिज हार्वेस्ट मतलब उसकी फसल इज गोइंग टू एल्ड, एल्ड मतलब दोस्तों प्राप्त होना होता है प्लस देना भी होता है ना। हिज ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, फायदा होता है, मुनाफा है ना। जस्ट लाइक मतलब ठीक उसी तरह, इट डज एवरी ईयर जैसे प्रत्येक वर्ष देती थी, ठीक है। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग मतलब वह अर्थात लेंचो पूर्ण रूप से विश्वास है, अर्थात उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी फसल इस वर्ष बहुत अधिक मुनाफा देने वाली है जैसा कि वह प्रत्येक वर्ष देती आई है। ठीक दोस्तों, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका चैप्टर बेसिक रूप से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मतलब दोस्तों घर है ना, द ओनली वन मतलब कह सकते हैं एकमात्र या फिर अकेला, इन द एंटायर, एंटायर वैली मतलब दोस्तों संपूर्ण घाटी या पूरी घाटी में, सेट ऑन मतलब स्थित था, द क्रेस्ट मतलब दोस्तों चोटी होता है, ऑफ ए लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी या एक कह सकते हैं निचली पहाड़ी है ना। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो दोस्तों ये लेंचो के घर की बात हो रहा है। कह रहा द हाउस मतलब वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी पूरी घाटी में या संपूर्ण घाटी में एकमात्र या अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, निचली पहाड़ी से मतलब दोस्तों ऐसी चोटी जिसकी कह सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा न हो और उसी के ऊपर इसका घर स्थित था। ठीक है दोस्तों, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में या फिर आप कह सकते हैं कि वह घर संपूर्ण अर्थात पूरी घाटी में एक अकेला या एकमात्र घर जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर अर्थात उसके ऊपर स्थित था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, अर्थात मतलब दोस्तों जहाँ उसका घर था ना, फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, वन मतलब एक अर्थात कोई भी एक व्यक्ति, कुड सी मतलब देख सकता था, द रिवर मतलब नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मतलब दोस्तों खेत होता है, और राइप कॉर्न मतलब राइप मतलब दोस्तों पका हुआ, कॉर्न से मतलब यहाँ पे मक्का हो जाएगा ना, मक्का जो होता है तो मक्का या मकई कह सकते हैं। तो राइप कॉर्न मतलब पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। डॉटेड मतलब दोस्तों लगे हुए थे है ना, या लदे हुए थे, विद द फ्लावर जो फूलों से लदे हुए थे, जिनमें फूल लगे हुए थे, दैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा या सदैव होता है, प्रॉमिस्ड मतलब वायदा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का। ठीक है दोस्तों, तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी मतलब इस ऊंचाई से अर्थात उस घर से, वन कुड सी द रिवर मतलब वहाँ से कोई भी एक व्यक्ति नदी और मक्के के पके हुए खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर जिसपे फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट जो एक अच्छी फसल होने का वायदा करते थे या फिर जो एक अच्छी फसल होने की आशा बधाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर। तो द ओनली थिंग मतलब दोस्तों एकमात्र वस्तु, एकमात्र चीज, द अर्थ, अर्थ मतलब दोस्तों पृथ्वी होता है, पृथ्वी से मतलब उसके खेत से मतलब है ना, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, डाउनपोर मतलब दोस्तों तेज बारिश, आर एटलिस्ट मतलब दोस्तों कम से कम, असावर मतलब बौछार, बौछार से मतलब दोस्तों हल्की बारिश। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को अर्थात उसको खेत को एकमात्र चीज अर्थात तेज बारिश या फिर कम से कम हल्की बारिश की आवश्यकता थी, अर्थात वह चाहता था कि कम से कम चाहे तेज ही बारिश हो जाए या फिर कम से कम हल्की बारिश अर्थात बौछारी हो जाए। ठीक है, Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, throughout मतलब दोस्तों संपूर्ण या पूरा या सारा कह सकते हैं, मॉर्निंग मतलब सुबह यानी पूरी सुबह से, अर्थात सुबह सुबह, लेंचो वही किसान है जो दोस्तों, हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब
कह सकते हैं काफ़ी गहराई से, काफ़ी करीब से, काफ़ी नज़दीक से, है ना। हैड डन नथिंग मतलब उसने कुछ नहीं किया। एल्स मीन्स अलावा होता है। सी मतलब देखने के। स्काई मीन्स आकाश को। टूवर्ड्स मतलब की ओर। द नॉर्थ ईस्ट मतलब दोस्तों उत्तर पूर्व। नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, ईस्ट मीन्स पूर्व होता है, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी पूरी सुबह से या सुबह सुबह लेंचो जो अपने खेतों को काफ़ी करीब से, अपने खेतों को काफ़ी घनिष्ठ रूप से जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट द स्काई, वह अर्थात लेंचो उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, अर्थात वह सुबह से ही उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ देखता रहा। आइए इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, दोस्तों आप इसको यहाँ से भी कह सकते हैं कि लेंचो हु न्यू, यानी लेंचो जो अपनी फसल को काफ़ी करीब से जानता था, अर्थात काफ़ी अच्छी तरह से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, अर्थात पूरी सुबह से या संपूर्ण सुबह से उसने स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व आकाश की तरफ देखने के अलावा कुछ नहीं किया, अर्थात दोस्तों वह सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ ही सुबह से देखता रहा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ठीक है दोस्तों। नाउ मतलब अब, वी आर मतलब हम सभी, रियली मतलब सचमुच या वास्तव में, गोइंग टू गेट, गेट मतलब दोस्तों पाना, अर्थात पाने जा रहे हैं, अर्थात हमको मिलने जा रहा है। सम वाटर मतलब दोस्तों कुछ पानी, अर्थात कुछ वर्षा। वुमन, वुमन मतलब दोस्तों औरत होता है, तो औरत तो मतलब दोस्तों ये जो लेंचो है उसकी वो वाइफ की बात कर रहा है ना, अर्थात वो अपने वाइफ से कर रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो नाउ मतलब अब हम वास्तव में या सचमुच कुछ पानी को, अर्थात कुछ वर्षा को प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात उसके कहने का मतलब था दोस्तों कि अब कुछ बारिश जरूर होगी। ठीक है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमन मतलब औरत, अर्थात उसकी पत्नी, है ना। हु मतलब जो, वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब दोस्तों तैयारी कर रही थी या तैयार कर रही थी। सपर मतलब रात का भोजन या शाम का भोजन भी होता है। और रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। यस गॉड विलिंग, तो विलिंग मतलब दोस्तों इच्छा होता है। तो द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यानी वह महिला अर्थात लेंचो की पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो शाम के भोजन की या रात के भोजन की तैयारी कर रही थी या फिर रात के भोजन को बना रही थी। रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया। यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई, अर्थात भगवान ने चाहा तो हमें बारिश जरूर प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. The older boys, older मतलब दोस्तों यहाँ पे बड़े लड़के हैं ना, older से मतलब बड़े लड़के। The older boys मतलब बड़े लड़के, were working मतलब कार्य कर रहे थे, in the field मतलब खेत में, while मतलब जबकि, the smaller ones जबकि जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर मतलब खेल रहे थे, नियर मतलब पास या नज़दीक होता है, द हाउस मतलब घर के। अनटिल मतलब दोस्तों जब तक कि नहीं, है ना। द वुमन मतलब महिला, अर्थात कह सकते हो उनकी माँ, है ना। कॉल्ड मतलब पुकारा या बुलाया। टू देम ऑल मतलब उन सभी को। कम फॉर डिनर मतलब, डिनर मतलब रात्रि का भोजन होता है, तो रात्रि के भोजन पर या रात्रि के भोजन पर आ जाओ। ठीक है। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल मतलब जो लेंचो के बड़े लड़के थे वह खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर जबकि छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम जब तक कि वह महिला अर्थात उनकी माँ ने उन सभी को रात्रि के भोजन पर नहीं बुलाया। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जबकि जो छोटे बच्चे थे दोस्तों वह घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द ऊपर जब तक कि उसकी माँ अर्थात कह सकते हैं वह महिला उन लोगों को रात्रि के भोजन पर नहीं बुलाया, तब तक वो अपने काम में लगे हुए थे। इसका एक कहने का मतलब है। ठीक है। तो कम फॉर डिनर मतलब रात्रि के भोजन पर आ जाओ, है ना, खाना खाने के लिए बुला रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दोस्तों दौरान या समय होता है। द मील मतलब भोजन, यानी भोजन के समय अर्थात जब वो लोग भोजन कर रहे थे ना। जस्ट एज जैसा कि, एज मतलब जैसा होता है। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब दोस्तों यहाँ पे भविष्यवाणी किया था, अर्थात अनुमान लगाया था।
क्योंकि सुबह से बादलों की तरफ देख रहा था। ठीक है। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन मतलब बारिश की, बिगैन टू फॉल, बिगैन मतलब प्रारंभ हो गई, टू फॉल मतलब गिरना अर्थात पड़ना शुरू हो गई। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट मतलब कह रहे हैं इट वाज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के समय अर्थात जब वो लोग खाना खा रहे थे उसी दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई अर्थात बारिश शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब दोस्तों उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व दिशा की बात हो रही है। ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब विशाल या बड़े बड़े कह सकते हैं, माउंटेन्स मतलब दोस्तों पर्वत होता है या कह सकते हैं खंड होता है, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के खंड या बादलों के बड़े बड़े पर्वत, है ना। कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन यानी उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत अर्थात बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब उनको आते हुए देखा जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ बादलों के विशाल पर्वत से मतलब दोस्तों जैसे जब बारिश का सीजन होता है तो देखते हैं बादलों में बड़े आसमान में बड़े बड़े बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो वही कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को, बादलों के बड़े बड़े खंडों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो एयर मीन्स हवा होता है, वॉज फ्रेश मतलब दोस्तों ताज़ी थी, एंड स्वीट मतलब मधुर होता है। तो द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट यानी हवा ताज़ी और मधुर थी। तो दोस्तों ताज़ी और मधुर से मतलब ये है कि दोस्तों जब देखते हैं जब बारिश होने वाला होता है तो मौसम देखते हैं काफ़ी ठंडा हो जाता है ना, काफ़ी सुहावना हो जाता है, मनोहर हो जाता है। तो वही कह रहा है द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट यानी हवा बहुत ही ताज़ी और मीठी थी अर्थात मधुर थी। ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। तो द मैन मतलब व्यक्ति यानी वह व्यक्ति यानी लेंचो की बात हो रहा है ना। वेंट आउट मतलब बाहर आ गया, फॉर नो अदर रीजन, अदर रीजन मतलब दूसरा कारण, कोई दूसरा कारण नहीं था अर्थात वो बाहर आ जाता है, कोई दूसरा वजह नहीं था। देन मतलब की बजाय, की तुलना में, बल्कि कह सकते हैं हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब दोस्तों आनंद होता है, आप फीलिंग मतलब महसूस करने का, द रेन मतलब बारिश को, ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर। ठीक है दोस्तों। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी वह व्यक्ति अर्थात लेंचो, अब यहाँ से देखेंगे द रेन्स ऑन हिज बॉडी यानी, ठीक है दोस्तों, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के आनंद को लेने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए वह घर से बाहर आ गया अर्थात कोई अन्य वजह से घर से बाहर नहीं आया। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यानी वह व्यक्ति अर्थात लेंचो घर से बाहर आ गया, कोई और कारण नहीं था, दैन मतलब बल्कि, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने वह अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों को या फिर बारिश को महसूस करने के आनंद को लेना चाहता था अर्थात अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को आनंद को लेने के लिए वह घर से बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, व्हेन मतलब जब ही रिटर्न मतलब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड मतलब दोस्तों एकाएक बोल दिया अर्थात दोस्तों चीखते हुए बोला है ना, एक्सक्लेमेशन दिया है तो मतलब चीखते हुए, है ना, आश्चर्य के साथ कह सकते हैं। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया अर्थात जब वो बारिश में गया था ना, तो जब वो वापस आया अर्थात बारिश से अंदर आया तो ही एक्सक्लेम्ड मतलब वह चीखते हुए कहा अर्थात कह सकते हैं जोर से कहा, तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, है ना। तो दीज आर नॉट, दीज मतलब ये सब अर्थात जो बारिश की बात कर रहा है ना, आर नॉट रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप मतलब दोस्तों बारिश की बूंदें, तो वही कह रहा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी यह बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग मतलब पड़ रही हैं, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से। तो कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि क्या है, दे आर न्यू, न्यू मतलब दोस्तों नई, नया होता है, क्वाइन मतलब सिक्का। तो इसको आइए देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मतलब कह रहा है ये सभी आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं अर्थात आकाश से बारिश नहीं हो रही है, बल्कि क्या कह रहा है, दे आर न्यू क्वाइंस बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, क्वाइन मतलब सिक्का देखते हैं जो चमक
दार होते हैं, तो वही कह रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब बारिश होती है तो देखते हैं पहले बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं ना, तो वही कह रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो द बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदें है ना, आर 10 सेंट। तो कह रहा है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वर्षा की आर 10 सेंट, वह 10 सेंट के पीसेस मतलब टुकड़ा, यानी वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं आर 5, वो 5 सेंट की है। तो दोस्तों यहाँ सेंट दिया है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की करेंसी है। जैसे यहाँ कह सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होता है ना, तो वैसे ही वो उसका एक करेंसी है। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी कह रहा ये जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी वर्षा की बूंदें वो 5 सेंट की है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। दोस्तों विथ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब दोस्तों संतुष्टिपूर्ण है ना, विथ सेटिस्फाइड मतलब एक संतुष्टिपूर्ण है ना। एक्सप्रेशन मतलब दोस्तों भाव होता है, एक संतुष्टिपूर्ण भाव से ही मतलब वह, अर्थात लेंचो। रिगार्डेड मतलब दोस्तों ध्यान से देखना है ना। द फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए मक्के के खेत को देखा। विथ इट्स फ्लावर, और इसके फूलों को भी देखा है ना। ड्रैप्ड मतलब दोस्तों डूबी हुई थी है ना, यहाँ ड्रैप मतलब डूबी हुई थी, ढकी हुई थी। इन ए कर्टेन, कर्टेन मतलब दोस्तों वैसे पर्दा होता है, पर्दे से मतलब दोस्तों परत से मतलब है। ऑफ रेन मतलब बारिश की। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो उसने अर्थात लेंचो ने एक संतुष्टि के भाव से अपने पके अनाज के खेतों में लगे हुए फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश से या बारिश की परत से ढकी हुई थी, या बारिश के आवरण से ढकी हुई थी, या फिर कह सकते हैं बारिश से डूबी हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए पुनः देख लेते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा। विथ इट्स फ्लावर मतलब इसके फूलों के साथ। ठीक है, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने अर्थात लेंचो ने अपने पके हुए अनाज के खेतों में लगे हुए फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के आवरण से डूबी हुई थी, या फिर बारिश के आवरण से ढकी हुई थी, या फिर कह सकते हैं वर्षा के परत से डूबी हुई। तो वर्षा के परत से मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि उसको मतलब जो फसल जितनी रिक्वायरमेंट थी पानी की वो उसको मिल चुका था। ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। बट सडनली, बट मीन्स दोस्तों लेकिन, सडनली मतलब अचानक, एकाएक है ना। ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मतलब दोस्तों वैसे तो मजबूत होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड से मतलब तेज हवा है ना। बिगैन मतलब प्रारंभ हो गई, टू ब्लो मतलब बहना अर्थात चलना प्रारंभ हो जाती है। एंड along with, along मतलब साथ साथ, द रेन और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज यानी बड़े बड़े, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स मतलब दोस्तों यहाँ पे ओले से मतलब है ना। बिगेन मतलब प्रारंभ हो गया, टू फॉल मतलब गिरना अर्थात पड़ना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ठीक है, तो बट सडनली लेकिन अचानक ही या एकाएक तेज हवाएं चलना या तेज हवाएं बहना प्रारंभ हो गई। एंड along with the rain very hailstorm, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो डीज मतलब ये सभी अर्थात जो ओले पड़ रहे थे ना, ट्रूली मतलब सचमुच या वास्तव में, रिजेंबल मतलब दोस्तों समान या की तरह है ना, न्यू मतलब नए होता है, सिल्वर मतलब चांदी होता है, कॉइन्स मतलब सिक्के। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, तो ये अर्थात जो ओले पड़ रहे थे, कह रहे दीज ट्रूली मतलब ये वास्तव में या सचमुच चांदी के नए सिक्के के समान लगते थे, या फिर चांदी के नए सिक्के के समान दिखते थे, है ना। ये होगा दोस्तों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। द बॉयज मतलब लड़के अर्थात जो लेंचो के लड़के थे। ठीक है दोस्तों। एक्सपोजिंग मतलब दोस्तों खुला छोड़ देना, देमसेल्फ मतलब स्वयं को, अर्थात उन्होंने खुला छोड़ दिया अर्थात वो बारिश में आ जाते हैं ना। टू द रेन, रैन आउट मतलब दौड़ के बाहर आ गए। टू कलेक्ट मतलब दोस्तों, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना है ना, एकत्र करने के लिए। द फ्रोजन, फ्रोजन मतलब दोस्तों यहाँ जमे हुए अर्थात फ्रिज से फ्रोजन बना है तो जमे हुए
पल्स मतलब मोती होता है। तो जमे हुए मोतियों से मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब है, ओले से मतलब है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी लड़कों ने स्वयं को अर्थात अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया, अर्थात वो बारिश में आ गए। रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वे दौड़कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो इट इज़ रियली मतलब दोस्तों वास्तव में या सचमुच, बैड मतलब बुरा या खराब होता है, नाउ मीन्स अब, एक्सक्लेम मतलब दोस्तों चीखते हुए कहा है ना, क्योंकि अब जब बारिश हो रही थी शुरू में तो बहुत प्रसन्न था, लेकिन दोस्तों जब ओले पड़ते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं परेशान हो जा रहा है ना। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम मतलब चीखते हुए व्यक्ति ने कहा, अर्थात लेंचो ने कहा। ठीक, क्या कह रहा है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह अर्थात अब यह सचमुच बुरा हो रहा है, अब यह सचमुच बहुत खराब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप इट पासेस क्विकली, और आगे कह रहा है दोस्तों, आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ, इट पासेस मतलब दोस्तों गुजर जाना, बीत जाना, क्विकली मतलब जल्द ही, शीघ्र ही। आई होप इट पासेस मतलब मैं आशा करता हूँ कि यह अर्थात तेज हवाएं चलना प्लस ओले पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इट डिड नॉट पास क्विकली, तो दोस्तों पास मतलब गुजरना होता है, क्विकली मतलब शीघ्र या जल्दी होता है। तो इट डिड नॉट पास, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा, अर्थात दोस्तों जो तेज़ हवाएं चल रही थी प्लस ओले पड़ रहे थे बारिश के साथ साथ, ये जल्दी से बीतते नहीं, अर्थात ये कह सकते हो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, तो इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से पास नहीं हुआ, अर्थात गुजरा नहीं। ठीक है, अर्थात कंटिन्यू चलता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो फॉर एन आवर मतलब दोस्तों 1 घंटे तक है ना। द हेल मतलब ओले, रेंड मतलब दोस्तों बरसते रहे, गिरते रहे। ऑन द हाउस मतलब घर पे उसके बरसते रहे। द गार्डन बगीचे में गिरते रहे अर्थात पड़ते रहे। द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ते रहे। द कॉर्नफील्ड मतलब दोस्तों कह सकते हैं अनाज के खेतों में पड़ते रहे। ऑन द होल मतलब दोस्तों संपूर्ण होता है, वैली मीन्स घाटी, और संपूर्ण घाटी अर्थात पूरी घाटी में बरसते रहे। तो वही कह रहा है फॉर एन आवर द हेल मतलब 1 घंटे तक अर्थात काफ़ी समय तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्रों पे, पके हुए अनाज के खेतों में और पूरी घाटी में पड़ते रहे अर्थात बरसते रहे। ठीक है, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो द फील्ड मतलब दोस्तों खेत, वाज वाइट मतलब दोस्तों सफ़ेद है ना। फील्ड अर्थात उसका जो खेत था वो क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। एज इफ मतलब मानो कि, जैसे कि, कवर्ड मतलब ढक दिया गया हो, विथ सॉल्ट मतलब नमक। तो ठीक है दोस्तों, तो द फील्ड वाज वाइट यानी उसका अर्थात लेंचो का खेत सफ़ेद था अर्थात सफ़ेद हो गया, मानो कि जैसे कि उसे अर्थात उसके खेत को नमक से ढक दिया गया हो। तो नमक से ढकने से मतलब दोस्तों इसका मतलब ओले से है। ओले इतना ज़्यादा पड़े दोस्तों कि उसका खेत क्या होता है, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो उसके अर्थात लेंचो के खेत सफ़ेद हो गए, मानो कि जैसे कि वह नमक से ढक दिया गया हो, या फिर उस पर नमक की कह सकते हो परत पड़ गई हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट मतलब नहीं होता है, लीफ मतलब पत्ता होता है, रिमेंड मतलब दोस्तों शेष बचना या रह जाना, ऑन द ट्रीज मतलब वृक्षों पर अर्थात पेड़ों पर। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज यानी वृक्षों पर अर्थात पेड़ों पर कोई भी पत्ता शेष नहीं रहा, अर्थात कोई भी पत्ता नहीं बचा, अर्थात कह सकते हैं वो भी क्या सफ़ेद हो गए थे, है ना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। कॉर्न मतलब दोस्तों यहाँ से मतलब फसल है ना, फसल से मतलब मक्के की जो फसल थी, वह टोटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय यानी फसल अर्थात मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स मतलब फूल होता है, वर गॉन मतलब चले गए थे अर्थात गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से फूल चले गए थे अर्थात पौधों से फूल गिर गए थे। ठीक है, लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचोज मतलब दोस्तों यहाँ पे स्टॉपियस लगा है तो इसका मतलब का होता है, तो लेंचोज सॉल मतलब दोस्तों आत्मा या मन भी कह सकते हैं। तो लेंचोज सॉल यानी लेंचो की आत्मा या लेंचो का मन, वाज फील्ड मतलब दोस्तों भर गया, विथ सैडनेस मतलब दुख से, कष्ट से, है ना। तो लेंचोज सॉल वाज फील्ड विथ सैडनेस यानी लेंचो की आत्मा दुख से या फिर कह सकते हैं
की निराशा से भर गया, अर्थात वो पूरी तरह से दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field। ठीक दोस्तों, आगे दिया है तो when the storm had passed, when मतलब जब, storm मतलब दोस्तों तूफान होता है, तूफान से मतलब दोस्तों जो तेज हवाएं चल रही थी, had passed मतलब गुजर गया, यानी when the storm had passed यानी जब तूफान गुजर गया, अर्थात जब तूफान बंद हो गया। he stood मतलब वह खड़ा हुआ, in the middle of द फील्ड, यानी मिडल मतलब बीच होता है, ऑफ द फील्ड मतलब अपने खेत के। ठीक है, तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास यानी जब तूफान गुजर गया, अर्थात तूफान चलना बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। आइए उस तरफ देखते हैं। एंड सेड टू हिज सन्स, सेड मतलब दोस्तों कहा, हिज सन्स मतलब अपने पुत्रों से, अर्थात बेटों से। ठीक है दोस्तों, जब तूफान चला गया तो अपने बीच खेत में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो प्लेग मतलब दोस्तों ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब दोस्तों इसे महामारी होता है, आक्रमण भी होता है, और यहाँ प्लेग्स मतलब दोस्तों दल, ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डी दल, है ना, टिड्डियों का दल। ठीक है दोस्तों, टिड्डी मतलब ग्रास ऊपर समझ रहे हैं। तो दोस्तों जो क्या होता है कि जब बाजरे या फिर मक्के की फसल लगाई जाती है तो देखते हैं उसकी पत्तियों को होल कर देते हैं, ऐसा चाट जाते हैं ना, तो वही होता है प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कह सकते हैं कि टिड्डी दल या टिड्डियों दल के आक्रमण है ना। वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मतलब दोस्तों छोड़ना इस मतलब है, मोर मतलब अत्यधिक, दैन दिस मतलब इसकी तुलना में, अर्थात जो जितना बचा था। ठीक है, तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन, कह रहा है यदि टिड्डी दल का आक्रमण होता तो इससे कहीं अधिक और बचता, अर्थात उसका कहने का मतलब ये था दोस्तों, यदि टिड्डी दल आक्रमण करते था, टिड्डी आके उसके खेतों को फसलों को खाते तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक बचता। क्योंकि दोस्तों अब क्या था, ओले पड़ गए थे, पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई, कुछ उसके पास बचा नहीं। ठीक है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और आगे कह रहा है दोस्तों द हेल, हेल मतलब दोस्तों ओले, है ना, हैज़ लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, नथिंग मतलब कुछ नहीं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग यानी ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, अर्थात ओलों ने सर्वस्व नष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो दिस ईयर मतलब दोस्तों इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, तो हैव्स मतलब पास होने से मतलब है, नो कॉर्न मतलब कोई भी अनाज नहीं होगा। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न यानी इस वर्ष हमारे पास या हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा, अर्थात क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी, तो वही कह रहा है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। ठीक है, दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, दैट नाइट मतलब वह रात, अर्थात पिछली रात की बात कर रहा है। वाज ए सॉरोफुल मतलब दोस्तों दुखद होता है, कष्टप्रद होता है ना, वन मतलब एक, तो दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन मतलब वह रात, अर्थात पिछली रात बहुत कष्टप्रद थी, अर्थात बहुत दुख देने वाली रात थी, या बहुत दुख देने वाली रातों में से एक रात थी, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, तो ऑल आवर वर्क, ऑल मतलब संपूर्ण होता है, आवर वर्क यानी हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी कह सकते हैं कि मेहनत, हार्ड वर्क, है ना, फॉर नथिंग मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ऑल आवर वर्क यानी हमारी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग कुछ नहीं, अर्थात हमारी संपूर्ण मेहनत बेकार चली गई, अर्थात हमने इतना मेहनत किया तो भी फिर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अर्थात वो बहुत निराश है। तो देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, आगे कह रहा है दोस्तों देयर इज़ नो वन, है ना, नो वन मतलब कोई भी एक नहीं है, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सके, तो देयर इज़ नो वन हु हेल्प अस, है ना, कह रहा है कि यहाँ अर्थात इन घाटियों में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि दोस्तों ये अकेले रह रहा है तो उसके आसपास कोई रहने वाला तो है नहीं है। तो आगे कह रहा है कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, था दोस्तों विल या सेल भी चलता है इसके साथ, तो जहाँ प्रेशराइज करते हैं तो विल लगाया जाता है, तो वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो वी मतलब हम सभी लोग, ऑल गो हंग्री मतलब भूखे ही रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस वर्ष, तो वही कह रहा है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर यानी हम सभी लोग इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, अर्थात हम सभी लोगों को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, hearts मतलब दोस्तों हृदय या दिल होता है, of all मतलब उन सभी लोगों के हृदय में, who मतलब जो lived में रहते थे,
इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब दोस्तों एकांत या अकेला होता है, तो उस अकेले घर में इन द मिडल ऑफ द वैली यानी घाटी के मध्य या घाटी के बीच में। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, देखो दोस्तों आपको यहाँ अर्थ यहाँ से निकालना है ना, दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, है ना, उस घाटी के मध्य में या फिर उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले लोगों के हृदय में या रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, तो उनके में एकमात्र आशा थी। आशा मतलब दोस्तों यहाँ होप हो जाएगा ना, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो आशा क्या थी दोस्तों, हेल्प मतलब मदद होता है, फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से। ठीक है, आइए इसको पुनः देख लेते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में जो उस घाटी के मध्य में एकांत अर्थात एकमात्र घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी या उन लोगों की एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड अर्थात ईश्वर से मदद की। अर्थात दोस्तों उस घर में जितने भी लोग रहते थे वे लोग यही सोचते थे कि इस विषम परिस्थिति में यदि हमारी कोई मदद कर सकता है तो कौन, दोस्तों ईश्वर कर सकते हैं मदद, अर्थात गॉड कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो डोंट बी सो अपसेट, सो मतलब इतना होता है, अपसेट मतलब दोस्तों निराश होता है, घबराना होता है, दुखी होना है ना, बट डोंट बी सो अपसेट मतलब इतना निराश मत हो, अर्थात इतना मत घबराओ, इतना दुखी मत हो। इवन मतलब यद्यपि, दिस सिम्स मतलब यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, तो टोटल लॉस मतलब दोस्तों कह सकते हैं पूर्ण हानि, पूर्ण क्षति, अर्थात सर्वस्व जो नष्ट हो गया हो, है ना। तो वही कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट मतलब इतना भी अधिक मत घबराओ। इवन दो दिस सिम्स लाइक, यद्यपि यह एक पूर्ण क्षति या पूरी हानि जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों उसका तो सर्वस्व नष्ट हो गया था। तो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, तो आगे कह रहा है कि रिमेंबर मतलब याद रखो, नो वन मतलब कोई भी एक, डाइज मतलब दोस्तों मरना, है ना, ऑफ हंगर मतलब भूख से। तो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब याद रखो कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है या कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो दैट इज़ व्हाट, ठीक, तो दैट इज़ व्हाट मतलब जो कुछ या जैसा कि दे से मतलब वे लोग कहते थे, है ना, तो जो मतलब वो कहने मतलब वहाँ के उसके घर में रहने वाले जो लोग थे। ठीक है, तो वही कहता है कि दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि वे सभी लोग कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब कोई भी एक या कोई भी एक व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, भूखे नहीं मरता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, ठीक है दोस्तों, तो ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू, थ्रू मतलब दोस्तों पूर्ण होता है, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात भर, है ना, पूरी रात भर, संपूर्ण रात भर। लेंचो थॉट मतलब सोचता रहा, ओनली मतलब एकमात्र, ऑफ हिज वन होप एक आशा। ठीक है, तो ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात्रि भर अर्थात पूरी रात भर, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड यानी ईश्वर से मदद के बारे में सोचता रहा। ठीक है, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in the one's conscience। ठीक है दोस्तों, तो whose eyes मतलब दोस्तों जिसकी, eyes मतलब आंखें, जिसकी आंखें, तो दोस्तों जिसकी आंखें से मतलब यहाँ पे ईश्वर की आंखें से मतलब ईश्वर की दृष्टि से मतलब, है ना। एज मतलब जैसा कि ही मतलब वह अर्थात लेंचो की बात हो रही है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब दोस्तों निर्देशित करना, उसे शिक्षा दिया गया था, उसे बताया गया था कि सी एवरीथिंग मतलब सब कुछ देखती है। कौन सब कुछ देखती है दोस्तों, ईश्वर की आंखें या ईश्वर की दृष्टि से मतलब है। इवन मतलब यहाँ तक कि व्हाट मीन्स जो कुछ, इज डीप, डीप मतलब गहरे में है, अंदर है। वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब दोस्तों अंतःकरण, अंत आत्मा भी कह सकते हैं, मन में, है ना। तो ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप यानी पूरी रात भर लेंचो अपनी एकमात्र आशा अर्थात ईश्वर की मदद के बारे में सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, दोस्तों एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे अर्थात लेंचो को निर्देशित किया गया था, अर्थात उसे बताया गया था, उसे शिक्षा दिया गया था
कि हुज आइज मतलब जिसकी अर्थात ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की जो आंखें हैं अर्थात ईश्वर की जो दृष्टि है, नज़र है, सी एवरीथिंग मतलब सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण में, एक व्यक्ति के मन में अर्थात गहराई में क्या है उसे भी देख लेती है, अर्थात ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स, ऑक्स मतलब दोस्तों बैल होता है, ऑफ ए मैन, यानी लेंचो क्या था, एक कह सकते हैं कि बैल की तरह आदमी था, या फिर कह सकते हैं एक बैल होते हुए आदमी था। तो दोस्तों बैल होते हुए की तरह आदमी से मतलब वह आदमी तो था लेकिन काम दोस्तों बैल के जैसे करता था, अर्थात वो बहुत अधिक मेहनत करता था। ठीक है। वर्किंग मतलब कार्य करता था, लाइक एन एनिमल्स मतलब एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। ठीक है। बट मतलब लेकिन स्टिल मतलब तो भी फिर भी, ही न्यू मतलब वह जानता था, हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखा जाता है, अर्थात उसको लिखना आता था, अर्थात वो पढ़ा लिखा था। ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक आदमी होते हुए भी बैल था, अर्थात वो बहुत मेहनती था। ठीक है दोस्तों। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में एक जानवर की भांति काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन वह फिर भी कैसे लिखा जाता था उसको जानता था, अर्थात उसे लिखना आता था। ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस्ड इन द मेल। तो द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब दोस्तों अगले, है ना, संडे मतलब रविवार होता है, द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक से मतलब दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि भोर के समय, अर्थात बहुत सुबह सुबह, है ना। ही बिगैन मतलब वह प्रारंभ कर दिया, टू राइट मतलब लिखना, और लेटर मतलब एक पत्र को लिखना शुरू कर देता है, विच मतलब जिसको, अर्थात पत्र को, ही हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं ही खुद ही, वुड कैरी मतलब ले जाएगा, टू टाउन मतलब कस्बे में, अर्थात कह सकते हैं शहर में ले जाएगा या शहर ले जाएगा, एंड प्लेस, प्लेस मतलब डालना या रखना होता है, इन द मेल और उसे डाक में छोड़ेगा। ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक यानी अगले रविवार भोर के ही समय, अर्थात सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन जिसको वह स्वयं अर्थात खुद शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल और इसे डाक में छोड़ेगा या डाक में डालेगा। ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, इट मतलब वह, अर्थात मतलब यह से मतलब दोस्तों पत्र से मतलब, है ना, वॉज नथिंग लेस, तो नथिंग लेस मतलब दोस्तों कुछ नहीं, है ना, दैन मतलब की तुलना में, ए लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए पत्र, तो इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह अर्थात ईश्वर के लिए पत्र के अलावा कुछ नहीं था, अर्थात उसने दोस्तों सिर्फ ईश्वर को पत्र लिखा था। ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड यानी यह ईश्वर के लिए, भगवान के लिए लिखे गए पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों।